हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों आज हम इस सेशन के अंतर्गत जो क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर कौन सा है धातु और अधातु, इसका हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के लिए 2023 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं। यानी 2023 का जो एग्ज़ाम है इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बन रहा है, उसके लिए हम ये आज का सेशन आपके लिए लाए हैं। और दोस्तों इस बार का एम क्या है हम लोगों का कि इस बार हम लोगों को 90 पार करना है तो करना है ना। ये मेरा लक्ष्य है और आपका भी होना चाहिए, क्योंकि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको इससे ज़्यादा हम लोग करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में स्थित बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो इस सेशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी जो गुण है तत्वों के एलिमेंट जो गुण हैं उनको कितने आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो जो एलिमेंट है दोस्तों, एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग धातु। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। दूसरा है अधातु, दूसरा धातु कौन सा? अधातु। और तीसरा कौन सा है? उपधातु। क्या है तीसरा? उपधातु, है ना। टोटल कितने हुए? टोटल हो गए 3। धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की क्षमता रखते हैं उसको धातु बोला जाता है। और अधातु किसे बोलते हैं? अधातु दोस्तों क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं अधातु। उपधातु क्या होता है दोस्तों? इन दोनों क्वालिटियों का मिक्स होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और देने दोनों की क्षमता रखते हैं उसको बोला जाता है उपधातु। क्या बोला जाता है? उपधातु। इस तरह से तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, धातु, अधातु और उपधातु। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु वे तत्व हैं जिनमें आपको बताना है धातु की क्वालिटी क्या है। इसमें कह रहे धातु वे गुण हैं जिसमें क्या होता है कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने का गुण होता है और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होने का गुण होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी धातु की प्रॉपर्टी है। तो धातु की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, धातु क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो ये क्या करते हैं? धनायन में बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं? धनायन में बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और जब ये धनायन बनाएंगे तो ऋणायन बनाएंगे नहीं, है ना, ऋणायन नहीं बनाएंगे। इसके बाद जो धातु दोस्तों, धातु को अगर आप हथौड़े से पीटते हैं तो फैलता है, फैलने पर वो टूट नहीं जाता है, वो टूटता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है? टूट जाने का गुण है, इसलिए क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? गलत हो गया। अगला कह रहा है कि विद्युत तथा ऊष्मा के जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ लिखा क्या है? कुचालक लिखा है, इसलिए ये भी कथन क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। आपको ऐसी धातु बताना है जो समान अवस्था में क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो वो धातु है दोस्तों कौन सी? मरकरी। कौन सी है? मरकरी। आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे पूछ कर रहा है, धातु पूछ रहा है, अधातु पूछ रहा है। अगर धातु की बात करेगा कि वह धातु आप बताइए जो समान अवस्था में द्रव अवस्था में रहती है, तो वो कौन सी धातु है? मरकरी है। अगर ये पूछ लेता कि ऐसे आप अधातु का नाम बताइए, अधातु बताइए जो क्या होती है? समान अवस्था में द्रव अवस्था में होती है, तो वो कौन सी है? ब्रोमीन। कौन सी हो जाएगी? आपकी ब्रोमीन हो जाएगी। अगर धातु की बात करेगा तो मरकरी होगा और अधातु की बात करेगा तो तो ब्रोमीन हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन होती है। आपको इसमें ये बताना है कि जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर, आयरन है, इन सब धातु में सबसे अधिक विद्युत की सुचालक कौन सी धातु है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो सिल्वर होती है, सिल्वर धातु की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। इसमें सिल्वर क्या होना चाहिए? ये वाला। और सिल्वर के बाद दूसरा नंबर आता है कॉपर का। सेकेंड स्थान किसका आता है? कॉपर का स्थान आता है। और तीसरे स्थान पर नंबर आता है एल्यूमिनियम का। और लास्ट किसका स्थान आता है? आयरन का। पहले आएगा सिल्वर, यानी जो सिल्वर है विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है। सेकेंड स्थान पर आएगा कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन का आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं। धातुओं को अगर पतले तारों में खींच रहे हैं तो इस क्षमता को क्या बोला जाता है, तो इस क्षमता को बोला जाता है तन्यता। क्या बोला जाता है, तन्यता बोला जाता है। यानी जो तार को हम लोग खींच कर पतला बनाते हैं इस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, इस गुण को बोला जाता है तन्यता। क्या बोलेंगे, तन्यता बोलेंगे। आघातवर्धनीयता क्या होती है, धातु को पीट कर चौड़ा करना क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाती है। और जो तन्यता का गुण होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है टंगस्टन। किसमें पाया जाता है, टंगस्टन में सर्वाधिक पाया जाता है तन्यता का गुण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी धातु जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। दोस्तों जो बल्ब होता है, बल्ब में जो अंदर तंतु लगा रहता है जो जिससे प्रकाशित होता है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों टंगस्टन। क्या प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में। बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें इसके सिंबल की दोस्तों, वो क्या होता है, डब्लू। क्या होगा, डब्लू। यहाँ पे आया है ना टंगस्टन। टंगस्टन का दोस्तों सबसे आघातवर्धनी है। इसको आप बहुत अधिक खींचकर बहुत पतला बनाया जा सकता है और इसी का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया करती है। तो ऐसे दो ही धातुएं हैं, एक तो सोडियम, दूसरा क्या है पोटेशियम। ये दोनों धातु के दोस्तों बहुत अभिक्रियाशील होती हैं। ये जैसे ही जल के संपर्क में आती है बहुत जल्दी क्या होता है, रिएक्शन होता है इन दोनों में आपस में। पहला कौन सा है, पहला सोडियम, दूसरा क्या है पोटेशियम। देख लेते हैं इसमें सोडियम दिख रहा है, नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पोटेशियम। पोटेशियम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सोडियम नहीं मिलता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अगर पोटेशियम नहीं सोडियम है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। आपको बताना है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं समानता होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उभयधर्मी होते हैं, उदासीन होते हैं। आपको जो धातु के ऑक्साइड है उनकी प्रकृति बताना है किस क्वालिटी के हुए होते हैं। तो दोस्तों जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन, धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जस्ट इसी को उल्टा अगर आप कर लेंगे, सॉरी दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वैसा क्या होता है, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, माफ़ करिएगा। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जस्ट इसी का उल्टा क्या है, अधातु ऑक्साइड। क्या होता है, जो अधातु ऑक्साइड होता है उसके जो प्रकृति होती है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। और जो धातु ऑक्साइड का जो समानता पर प्रक्रिया बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इतना कंफर्म हो दोस्तों। प्रकृति मतलब दोस्तों इसे इनका नेचर कैसे हो जाएगा, इसे आप वो जो धातु ऑक्साइड को अगर लिटमस पर चेक करेंगे तो ये कैसा प्रदर्शित करेगा, क्षारीय। कैसे करेगा, क्षारीय करेगा। और जस्ट इसी का उल्टा जो होता है अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता है यानी जिंक, जेड जस्तों किससे दर्शाएंगे, जेडियन से। जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। दोस्तों आपको यह बताना है कि जो जिंक धातु है, आपको यह बताना है कि जो जिंक धातु है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl, इसको कैसे दर्शाएंगे, HCl से दर्शाएंगे, से रिएक्शन करने पर कौन सी गैस निर्मित करती है। तो आइए हम लोग उस रिएक्शन को देख लेते हैं, रिएक्शन कैसे बनेगा। तो हमको रिएक्शन किससे कराना है, जेडियन से, जिंक से कराना है, प्लस किससे कराना है, HCl से। अगर इन दोनों का हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा जेडन। क्या बन जाएगा, ZnCl2 बनेगा। प्लस जो हाइड्रोजन गैस रहेगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निष्कासित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस रिएक्शन को क्या करते हैं, हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पे कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने क्लोरीन हो जाएगा, 2 क्लोरीन। इस तरह से ये आपका संतुलित हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पे गैस निकल रही है हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकली, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हो जाएगा। यानी जस्ता जब भी
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी इससे? हमेशा इसी से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। किससे निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि निम्न में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो इसके लिए दोस्तों आपका बहुत सिंपल ट्रिक है क्या कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी एक सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी की जब जरूरत पड़ेगी, सक्रियता श्रेणी क्या होता है दोस्तों कि जो धातुएं हैं जो धातुएं इसमें उपस्थित हैं, अगर वो हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित हैं तो वो सभी धातुएं क्या करेंगी? अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगे। आइए हम आपको उस श्रेणी को दिखाते हैं। पहले उस श्रेणी को आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग श्रेणी लेकर आए पहले से ही। श्रेणी क्या है? ये आपकी क्या है? श्रेणी है। इसमें क्या दोस्तों कि ये क्या है? हाइड्रोजन आपको मुख्य मानना है। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं सभी क्या करेंगे कि अम्ल से रिएक्शन करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ क्या है? पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, क्या है? लेड, Pb। इसके बाद हाइड्रोजन का स्थान आएगा। अगला क्या है दोस्तों? कॉपर है, ये मरकरी, सिल्वर, आयरन है, सोना, गोल्ड है, और ये क्या है? प्लेटिनम। क्या है? ये प्लेटिनम है ना, 80 है। तो इसमें क्या दोस्तों इस सक्रियता श्रेणी यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी आपको धातुएं दिख रही हैं, ये सभी क्या करेंगी कि अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऐसे कौन सा है जो उसके ऊपर है। देखिए मैग्नीशियम क्या है? हाइड्रोजन के ऊपर है ना। और बाकी सब देखिए जो कॉपर है, प्लेटिनम, Hg है, कॉपर, प्लेटिनम, Hg दो देखिए सब क्या इसके नीचे है। तो जो इसके नीचे हैं वो मुक्त नहीं कर पाएंगे। जो इसके ऊपर धातु है कौन से है? मैग्नीशियम है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल है। आपको बताना है पीतल ये किस तरह का पदार्थ है। तो पीतल दोस्तों एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। और जो पीतल दोस्तों पीतल में होता है कॉपर और जिंक। क्या होता है? पीतल दो चीज़ें बनकर बनता है। पीतल दो तत्वों को मिलाकर बनता है, एक कॉपर का और एक जिंक को मिलाकर आपस में बनते हैं क्या? पीतल बनता है। और बात करें इनकी मात्रा की, तो मात्रा की बात करें दोस्तों जो कॉपर होता है 70%। क्या होता है? 70% होता है पीतल में, और 30% होता है क्या? जिंक। 30% क्या होता है? जिंक होता है। ये आप इनकी मात्रा याद रखिएगा क्या कि जो कॉपर और जिंक की कॉपर कितना 70% रहेगा और जिंक कितना रहेगा? 30% रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि पीतल किससे बना है? कॉपर और जिंक से बना है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका कि जो एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है आपको ये बताना है। एंटीमनी क्या है? तो दोस्तों जो एंटीमनी है वो क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अगर दोस्तों बात करेंगे कुल टोटल तत्व कितने हैं, तो टोटल तत्व हो जाएंगे कितना? 118 कुल टोटल तत्व हैं, जिसमें से आपके केवल 8 तत्व ऐसे हैं जो उपधातु हैं। क्या है? 8 तत्व ऐसे हैं जो उपधातु हैं। क्या है? उपधातु हैं। तो उन 8 का हम नाम बता दे रहे हैं आपको, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसमें आपका पहला आएगा बोरान। बोरान क्या है? आपका उपधातु है। इसके बाद सिलिकॉन आएगा, दर्शाते हैं SI से। इसके बाद जर्मेनियम है। जर्मेनियम के बाद नाम आता है आर्सेनिक का। आर्सेनिक के बाद नाम आता है एंटीमनी, SB का नाम आता है। इसके बाद आएगा नाम टेलुरियम का आएगा, पोलोनियम का नाम आता है। इसके लास्ट में आता है एस्टेटिन। ये दोस्तों 8 ऐसे तत्व हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? उपधातु। ये उपधातु की क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर। कैसे क्वालिटी रखते हैं? उपधातु की। कौन कौन सा? बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन, है ना। तो इस तरह से आपका एंटीमनी यहाँ कौन सा है? एंटीमनी। कौन सा यहाँ पे एंटीमनी? SB क्या है? एंटीमनी है। तो ये क्या है? एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमलगम है, अमलगम कहते किसको है? आपको ये बताना है अमलगम कहते किसको है। तो दोस्तों अमलगम क्या होता है कि अमलगम मरकरी प्लस जो धातु होती हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? आपस में मिलकर बनाती हैं अमलगम। क्या बनाती हैं? अमलगम बनाती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो धातु होता है इसमें दोस्तों अमलगम में मरकरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मरकरी प्लस जो अन्य धातुएं, जैसे अन्य धातु की बात करें दोस्तों, अन्य धातु में आएगा कॉपर हो गया। अन्य धातु की बात कर ले हम तो जैसे अन्य धातु में जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, अन्य धातु में आएगा कॉपर आएगा, जिंक,
निकिल, और निकिल के बाद क्या आएगा, सोना हो गया, कौन सा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, सोना तांबा, जो आदि धातुएं आएगी ये सब क्या करेंगे, इन किसके साथ रिएक्शन कर ले, जब ये सब धातुएं मरकरी के साथ रिएक्शन करती हैं और एक मिश्र धातु बनाती हैं तो क्या कहलाएगा, एक अमलगम। क्या बन जाएगा, अमलगम। अमलगम में दोस्तों अगर मरकरी दिख गया, अगर कोई मिश्र धातु है, अमलगम दिख, सॉरी कोई मिश्र धातु है उसमें अगर आपको मरकरी दिख जाता है तो वो बन जाएगा आपका क्या, अमलगम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमलगम। तो दोस्तों इसमें अमलगम कौन सा है, अमलगम एक क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, अमलगम एक मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें देखिए ये भी एक धातु है और ये भी एक धातु है। जब दो धातु आपस में मिलकर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र धातु। क्या बोलते हैं उसको, मिश्र धातु बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु होता है। और अमलगम क्या है, एक मिश्र धातु है। अमलगम पहचान कैसे करेंगे, उसमें क्या रहेगा, ये यानी मरकरी का होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। आपको ये बताना दोस्तों, जो जर्मन सिल्वर है इसमें कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर की तो इसमें पाई जाती हैं 3 धातुएँ। कौन कौन सी, कापर पाया जाता है और जिंक पाया जाता है और निकिल। कापर, जिंक और निकिल ये 3 धातुएं पाई जाती हैं और इसके अलावा इसमें कोई भी धातु नहीं पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिए क्या, कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, कापर पाई जाएगी, जिंक पाई जाएगी और निकिल पाई जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी, यानी जो एजी है, एजी इसमें नहीं पाया जाता है। देखिए नाम क्या है, जर्मन सिल्वर, लगता है कि इसमें सिल्वर पाया जाएगा लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। और दोस्तों बात कर लें इनकी मात्रा की, तो इसमें जो कापर की मात्रा कितनी रहेगी, 50% रहेगी। जिंक की मात्रा 35% है और निकिल की मात्रा कितना है, 15% है। आप इनकी मात्रा को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तनी भट्ठी, जो परावर्तनी भट्ठी है इसमें ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों निस्तापन के रूप में। किसके रूप में किया जाता है, निस्तापन के रूप में परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि निस्तापन होता क्या है। निस्तापन दोस्तों इसमें क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वहाँ पे वायु उपस्थित नहीं रहेगा, वायु उपस्थित नहीं रहेगा। तो वायु की अनुपस्थिति में जब उच्च ताप पर किसी अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है तो उसको बोला जाता है निस्तापन। क्या बोला जाता है, निस्तापन बोला जाता है। एक बार फिर ध्यान सुनिए, क्या कि जो निस्तापन क्या होता है, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है और उसके उच्च ताप पर वायु की जो अयस्क रहेगा, अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, निस्तापन हो जाएगी। क्या हुई, निस्तापन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि तांबे का अयस्क क्या है, तांबे का आपको अयस्क बताना है। तो तांबे का अयस्क हो जाएगा क्या, मैलेकाइट। क्या हो जाएगा, मैलेकाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तांबे का अयस्क क्या हो जाएगा, मैलेकाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो फफोलेदार कापर है इसका आपको अर्थ बताना है। फफोलेदार कापर कहते किसको है। पहला क्या है, कापर की एक मिश्र धातु है। दूसरा ऑप्शन है कापर का एक यौगिक है। तीसरा ऑप्शन क्या, शुद्ध कापर है। और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, लगभग 2% अशुद्ध कापर। आपको बताना है कि फफोलेदार कापर कहते किसको हैं। तो दोस्तों जिस कापर में 2% अशुद्ध कापर होता है, जिस कापर में 2% अशुद्ध कापर होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है फफोलेदार कापर। क्या बोला जाता है, फफोलेदार कापर बोला जाता है। आपको समझ में आ गया क्या, कि जो जिस धातु में, जिस कापर धातु में 2% अशुद्धि होती है कापर की, उसको बोला जाता है क्या, फफोलेदार कापर बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, है ना। तो दोस्तों यहीं पर हम लोगों का आज का ये सेशन समाप्त होता है, द एंड होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।